नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 21 लाख से अधिक बच्चों की तैयारियां हो रही है प्रभावित, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है खाली। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से उक्त दोनों पद खाली पड़े हैं। इस वजह से जैक द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन पर संशय खड़ा हो गया है। 8वीं से 12वीं तक की होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में 21,84,248 बच्चों को शामिल होना है। परीक्षा के आयोजन पर संशय से इन बच्चों की परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हो रही है। अपरिहार्य कारण बताते हुए जैक ने 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैट्रिक बोर्ड का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से डाउनलोड होना था, जो सोमवार तक डाउनलोड नहीं हो सका। वहीं 12वीं की वार्षिक परीक्षा के 28 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है। आशंका है कि 12वीं का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि अगर प्रवेश पत्र निर्धारित समय में डाउनलोड नहीं होता है तो परीक्षा संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और परीक्षा बाधित होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रवेश पत्र का मिलान शिक्षण संस्थान अपने रिकॉर्ड से करते हैं कि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र छूटा तो नहीं, किसी में त्रुटि तो नहीं। इसका संधारण पंजी के लिए किया जाता है और संबंधित छात्र छात्राओं को दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। CBSE, ICSE की भी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित बहुत सी परीक्षाएं होने वाली है। अगर परीक्षा तिथि में बदलाव होगा तो अन्य परीक्षाओं की तिथि से टकराव होने की आशंका बढ़ जाएगी। 34 नगर निकायों में OBC सर्वे का काम पूरा, आज पिछड़ा आयोग करेगा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य के सभी नगर निकायों में OBC सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जानकारी मिली है कि 34 नगर निकायों में OBC सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। अब दावा आपत्ति के लिए आम सूचना निकाली गई है। संबंधित निकाय की जनता एक सप्ताह में सर्वेक्षण पर किसी प्रकार का दावा और आपत्ति संबंधित जिले व नगर निकाय में दे सकते हैं। इधर मंगलवार को पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और अधिकारी सभी जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें सर्वेक्षण का कार्य की समीक्षा की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार गुमला और सिमडेगा नगर परिषद में सर्वे पूरा होने के बाद आम सूचना जारी कर दावा आपत्ति निपटारा भी किया जाएगा। दोनों निकायों के पदाधिकारियों ने अपनी फाइनल रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। इधर राजधानी रांची में 2 नगर निकाय हैं। पहला रांची नगर निगम और दूसरा बुंडू नगर पंचायत। बुंडू नगर पंचायत का सर्वे पूरा हो चुका है और दावा आपत्ति के लिए आम सूचना जारी कर दी गई है, जबकि रांची नगर निगम में सर्वे का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। झारखंड के साइबर अपराधियों के ठगी का नया तरीका, एक क्लिक और चल जाएगा सब कुछ। जामताड़ा के साइबर अपराधी अब ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ठगी के लिए ऐप बना रहे हैं। इन ठगों ने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऐप बनाना सीखा, इसके बाद ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही ऐप बनाने की विशेषज्ञ बन गए हैं। अब ये अपना ऐप दूसरे ठगों को 20 से 25 हजार रुपए में बेच रहे हैं। 10वीं और 12वीं पास इन साइबर अपराधियों द्वारा बनाए गए ऐप को डाउनलोड करते ही मोबाइल लैपटॉप का नियंत्रण उसके पास चला जाता है और वे अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जामताड़ा पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जारी जांच पड़ताल के दौरान इन तथ्यों की जानकारी मिली है। साथ ही 100 से ज्यादा इस तरह के ऐप पाए गए हैं। जामताड़ा SP एहतेशाम बकारिब ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशिक्षु IPS राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इसमें प्रशिक्षु DSP चंद्रशेखर और इंस्पेक्टर जयंत तिर्की को भी शामिल किया। टीम ने 25 जनवरी को 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसमें महबूब आलम, सैफुद्दीन अंसारी, आरिफ अंसारी, जसीम अंसारी, शेख बिलाल और अजय मंडल शामिल है। इसमें महबूब और अजय मंडल पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी 415 साइबर ठगी के मामले में शामिल रहे हैं। इन लोगों ने 11 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। पुलिस की जांच में पाया गया कि इन अपराधियों ने 1 साल पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऐप बनाना सीखा। इसके बाद खुद ही ऐप बनाकर बेचने लगे ताकि पुलिस की नजर से बचे रहें। इन साइबर अपराधियों द्वारा ऐप बनाने के लिए किसी तरह की परेशानी होने पर ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई। ऐप बनाकर बेचने से पहले वायरस पोर्टल पर डालकर यह देखते हैं कि इसमें कोई वायरस है या नहीं। इसके बाद ChatGPT की मदद से वायरस हटाने और कोडिंग करने के बाद इसे दूसरे साइबर अपराधियों को बेच देते हैं।
फिनलैंड की कंपनी झारखंड की इस परियोजना में 24,000 करोड़ करेगी निवेश, करीब 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। फिनलैंड की कंपनी सॉफ्टा के सीईओ सुनील कुमार सिंह ने रविवार को सर्किट हाउस में झारखंड के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास एवं उद्योग मंत्री संजय यादव प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने अपनी टीम के साथ झारखंड में जड़ी बूटी और अन्य प्रकार के मेडिको एग्रीकल्चर उत्पाद सीधे यूरोप के बाजार में पहुंचने के प्रोजेक्ट को लेकर मुलाकात की। इससे राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने उद्योग मंत्री से झारखंड उद्यम शक्ति परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। कंपनी के सीईओ ने कहा कि उनका उद्देश्य न केवल झारखंड को एक अग्रणी एग्रीकल्चर हब बनाना है, बल्कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को सशक्त करते हुए रोजगार का अवसर प्रदान करना है। झारखंड उद्यम शक्ति परियोजना झारखंड के सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें परियोजना के डिटेल पार्टनरशिप मॉडल, निवेश नीति और संभावित विस्तार योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने सीईओ को आश्वस्त किया कि मौजूदा झारखंड सरकार हर हाल में युवाओं को रोजी रोटी के लिए पलायन रोकना चाहती है। सरकार झारखंड उद्यम शक्ति परियोजना को मील का पत्थर बनाएगी और परियोजना के लिए भूमि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कंपनी को यहां बिना किसी बाधा के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मुद्दे पर जल्द ही सचिव स्तरीय बैठक होगी। फिटजी सेंटर के बंद होने से झारखंड के 2000 बच्चों का भविष्य अधर में, अभिभावकों के करोड़ों रुपए डूबे। देश भर के फिटजी कोचिंग सेंटर रातों रात बंद हो गए हैं। राजधानी में भी इसके 2 ब्रांच थे, वह भी बंद हो चुके हैं। इससे राज्य के 2000 बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब IIT JEE की परीक्षा चल रही थी। फिटजी के अचानक बंद होने से कई विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। ये लोग लाखों रुपए की फीस का भुगतान कर चुके हैं। रांची के फिटजी कोचिंग सेंटर पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों को समझ नहीं आ रहा कि अब उनके बच्चे की आगे की पढ़ाई कैसे होगी। कोचिंग सेंटर को जो फीस एडवांस दी गई थी उसका क्या होगा। फिटजी के बंद होने से यहाँ पढ़ रहे अभिभावकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। रांची में फिटजी के 2 सेंटर संचालित थे। यहाँ अभिभावकों ने लाखों रुपए देकर बच्चों का नामांकन कराया था। अब बड़ा सवाल ये है कि उनके पैसों का क्या होगा। अब तक फिटजी प्रबंधन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हद तो तब हो गई जब बच्चों से लाखों रुपए फीस लेने के बाद बिना किसी नोटिस के सेंटर पर ताला लटका दिया गया। किसी के माँ बाप ने लोन लेकर फीस भरी तो किसी के माँ बाप ने अपनी पूरी कमाई बच्चों की पढ़ाई में झोंक दी। ऐसे ही कुछ अभिभावकों से बात की गई तो उनका कहना था कि कोचिंग सेंटर शुरू होगा या नहीं और होगा तो कब होगा, इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। इस स्थिति में बच्चों के साथ अभिभावकों की भी बेचैनी बढ़ गई है। कई अभिभावक ऐसे हैं जिनके बच्चों ने एक भी क्लास नहीं की, लेकिन वह पूरा फीस दे चुके हैं। झारखंड में आज सुबह धुंध, फिर आसमान रहेगा साफ। 2 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में 28 जनवरी सुबह धुंध रहने का अनुमान है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। बुधवार से सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि रांची और उसके आसपास के इलाके समेत झारखंड में 2 फरवरी तक इसी तरह का मौसम रहेगा। 28 जनवरी की सुबह में धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहेगा। 29 जनवरी से 2 फरवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध रहने के आसार हैं। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने इस दौरान कोई चेतावनी जारी नहीं की है। रांची और उसके आसपास के इलाकों के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जनवरी की सुबह में धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहेगा। 29 जनवरी से सुबह में कोहरा या धुंध, उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 2 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया। सिंदरी में भाजपा नेता सड़क दुर्घटना में घायल, रोड जाम। झरिया सिंदरी मुख्य सड़क मार्ग पर खालसा रोड के निकट सीमेंट लदे ट्रक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार भाजपा नेता 48 वर्षीय दिलीप मंडल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिलीप का पैर टूट गया है और सिर भी फट गया है। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोककर सड़क जाम कर दिया। ट्रक चास के नेपाल गोप का बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दिलीप मंडल अपनी बाइक से गौशाला से सिंदरी बस्ती स्थित अपने घर जा रहे थे। अदानी ACC सीमेंट कारखाना से सीमेंट लोड कर ट्रक गौशाला की ओर से जा रहा था। तभी खालसा मोड़ के निकट लगभग अपराह्न 2 बजे अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को अपने चपेट में ले लिया।
घायल दिलीप मंडल को तत्काल लोगों ने CHC चासनाला पहुंचाया, जहां उन्हें SNMMCH धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद से डॉक्टरों ने रांची के रिम्स भेज दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग जाम कर दिया। आक्रोशित लोग ट्रक मालिक को बुलाने और घायल दिलीप मंडल का समुचित इलाज की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। धनबाद युवा कांग्रेस के मिलन समारोह में वरिष्ठ कांग्रेसी सम्मानित। धनबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ सोनू के नेतृत्व में सोमवार को धनबाद के निरीक्षक भवन मिलन सव वनभोज व सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सह झारखंड सरकार के समन्वयन समिति के अध्यक्ष राजेश ठाकुर व विशिष्ट अतिथि प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव, निरसा विधायक अरूप चैटर्जी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष ब्रिजेश प्रसाद सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय दुबे, युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, रविंद्र वर्मा व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ सोनू ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में बहुत जल्द नगर निगम का चुनाव होगा। अवैध कोयला पर रंगदारी व वर्चस्व को लेकर 6 राउंड गोली, 1 गिरफ्तार। गोपीनाथपुर में कोयले के अवैध कारोबारी में रंगदारी व वर्चस्व को लेकर शनिवार की देर रात मुगमा रेलवे फाटक स्थित हटिया मैदान में 6 राउंड गोलियां चली। किसी के हताहत की सूचना नहीं है। सूचना पाकर पहुंची निरसा पुलिस ने रॉकी यादव नामक युवक को खदेड़कर खुदिया नदी के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया है। दोनों गुटों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया जाता है कि भालुक धुआं स्थित खुदिया नदी के किनारे जंगल के पैमाने पर सुनियोजित तरीके से 30-40 कुआंनुमा खदान बनाकर कोयले का अवैध खनन किया जा रहा था। बताया जाता है कि शनिवार की देर रात लगभग 12 बजे अवैध खनन किया हुआ कोयला ट्रैक्टर में लोड कर मुगमा क्षेत्र के एक चर्चित भट्ठा में ले जाया जा रहा था। उसी दौरान मुगमा रेलवे फाटक के समीप हटिया मैदान में रॉकी व सोनू साव अपने 2 अन्य साथियों के साथ मौजूद था। जैसे ही ट्रैक्टर के पीछे पीछे पिंटू यादव वहां पहुंचा, उसी दौरान रॉकी व उसके साथी उससे रंगदारी की मांग करने लगे। इसे लेकर दोनों के बीच बकझक व हाथापाई होने लगी। इस दौरान आरोपी रॉकी ने पिस्टल निकालकर 4 राउंड फायरिंग कर दी। उससे पिंटू वहां से भाग निकला। कुछ देर के बाद रॉकी अपने साथियों के साथ उसका घर बालुक सुंधा गया और दरवाजा पीटने लगा। पिंटू के बड़ा भाई विजय यादव ने दरवाजा खोला तो उसके साथ भी गाली गलौज की और दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड फायरिंग की। इसी दौरान निरसा पुलिस पहुंची। देखकर रॉकी यादव भागने लगा, जिसे खदेड़कर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने रविवार की सुबह जांच के दौरान भोलुक सुंदा हटिया मैदान से 2 खोखा बरामद किया है। भुक्तभोगी पिंटू यादव का कहना है कि रॉकी के साथ सोनू व कुल्टी के 2 अन्य युवक शामिल थे। इधर अनुमंडल पुलिस कार्यालय में मैथन SDPO रजत मानिक बाखरा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पूछताछ के क्रम में आरोपी रॉकी ने 2 राउंड और सहयोगी दलों ने 2 राउंड गोली चलाने की बात स्वीकार की है। रॉकी कुमार की निशानदेही से खोखा बरामद किया गया। इस संबंध में निरसा थाना में केस दर्ज किया गया है। रॉकी को धनबाद जेल भेज दिया गया है। कोहिनूर मैदान वेंडिंग जोन के 172 दुकानों का रजिस्ट्रेशन रद्द, नए सिरे से होगा आवंटन। कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में आवंटित 172 दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से दुकानों का आवंटन होगा। वेंडिंग जोन के आसपास फुटपाथ दुकानों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक वेंडिंग जोन में 192 दुकानें हैं। इनमें 172 को आवंटित किया गया था। 11 माह दुकानों का नवीकरण किया गया था, लेकिन दुकानदार शिफ्ट नहीं किए। इस वजह से उन्होंने दुकानों का नवीकरण नहीं कराया, लिहाजा 172 दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया। वेंडिंग जोन के एंट्री पॉइंट को लेकर थोड़ी समस्या आ रही है। कोर्ट रोड में वेंडिंग जोन के मुख्य द्वार तक 20 फीट की सड़क बनाने की कवायद चल रही है। उपायुक्त से इस संबंध में बातचीत चल रही है। जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा। ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, चचेरा भाई गंभीर। गोविंदपुर थाना अंतर्गत GT रोड रतनपुर के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार इजमाम अंसारी की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई सहबाज अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना GT रोड पर रतनपुर में खालसा रोड के पास सोमवार को सुबह 9:30 बजे हुई। मृतक गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सरकारडी गांव निवासी मोनाजरुल अंसारी का पुत्र है। मोनाजरुल अंसारी स्कूल में अध्यापक है। मृतक की शादी नहीं हुई थी। वह मटालिया पंचायत के पूर्व मुखिया मुजाहिद अंसारी के पुत्र सहबाज अंसारी
सवारी के साथ बाइक से पचेत पावर हाउस ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक एक ट्रेलर की चपेट में आ गया। मौके पर ही इमाम अंसारी की मौत हो गई। वहीं उसके साथ बैठा चचेरा भाई शहबाज घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर दिया है। गोविंदपुर के थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम अली पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक के परिवार को पूरी सहायता दी जाएगी। इसके बाद सड़क जाम हटा दिया गया। रोड जाम लगभग 1 घंटे तक रहा। जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसे रहे। मकान तोड़ने की नोटिस से झारखंड कॉलोनी समेत 3 पंचायत के लोगों की उड़ी नींद। रेलवे जमीन पर अवैध रूप से बने मकान को तोड़ने की नोटिस को लेकर झारखंड कॉलोनी समेत 3 पंचायतों की सैकड़ों महिलाओं ने सोमवार को डीसी ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एक ज्ञापन डीसी और जमशेदपुर सांसद को सौंपा गया। यह प्रदर्शन जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू व उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा के संयुक्त रूप से नेतृत्व कर रहे थे। बारी मुर्मू ने पत्रकारों को बताया कि वर्षों से बसे गरीबों को उजाड़ने की साजिश है। यदि रेल प्रशासन को डबल लाइन या अन्य विकासात्मक कार्य करना है तो वर्षों से बसे लोगों को पहले पुनर्वास करें। इसमें प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन को ही लेने, सभी मकान को नहीं तोड़ने पर सहमति बनी। इस मौके पर उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा ने कहा कि हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन गरीबों को बेघर करने से पहले पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मकानों को तोड़ने की नोटिस से झारखंड कॉलोनी के अलावा उत्तरी करंडी, दक्षिण करंडी, पूर्वी काली माटी पंचायत के लोग भयभीत हैं। सतनाला से लाइए मानगो तक पानी, 100 साल तक नहीं होगी कमी। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा कि अगर सतनाला डैम से मानगो के लिए पानी की व्यवस्था की जाए तो मानगो से लेकर घाटशिला तक अगले 100 सालों के लिए पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सतनाला से जो पानी मानगो आएगा वह पर्याप्त मात्रा में आएगा और उसकी शुद्धता भी ज्यादा होगी। श्री राय ने कहा कि अगर सरकार उनके इस प्रस्ताव को नहीं मानती है तो वह मानगो की जनता को साथ लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। मानगो शहरी जलापूर्ति योजना पुनर्गठन कार्य फेज 2 के तहत जल मीनार का सोमवार को उद्घाटन करने के बाद सरयू राय ने कहा कि वह पहले भी कहते रहे हैं कि सतनाला डैम से पानी लाकर मानगो में जलापूर्ति करने में बहुत ज्यादा खर्च नहीं आएगा। यह खर्च ना के बराबर ही होगा, सिर्फ एक टंकी बनानी होगी। सरकार अगर प्रस्ताव को हरी झंडी दे दे तो 2 माह में पाइपलाइन बिछाने का कार्य हो जाएगा और जलापूर्ति 6 माह के भीतर ही शुरू हो जाएगी। सरयू राय ने कहा कि आज जिस पानी की टंकी का उद्घाटन हुआ है वो दरअसल एक महत्वाकांक्षी योजना का छोटा सा हिस्सा है। सरयू राय ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें जनहित के कई प्रस्तावों को मंत्री परिषद मुहर लगाएगी। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी थी। झारखंड के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजन के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। झारखंड में ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी, आतंक मचा रहे नक्सली अभय को मार डाला, 2 भेजे गए जेल। झारखंड के लातेहार और लोहरदगा जिले में आतंक का पर्याय बने झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो अभय उर्फ किशोर नायक की ग्रामीणों की पिटाई से मौत हो गई, जबकि घायल 2 नक्सली को पुलिस ने इलाज के लिए लातेहार जेल भेज दिया है। लेवी के लिए ईंट भट्ठों में घूम घूम कर मारपीट कर रहे नक्सलियों को सोमवार की रात ग्रामीणों ने घेर लिया और जमकर पीटा। अभय अपने 6 साथियों के साथ सोमवार की रात लेवी मांगने की नीयत से चंदवा के विभिन्न ईंट भट्ठों में घूम रहा था। इसी दौरान वे सेरक गांव के सरना ईंट भट्ठे पर पहुंचा। भट्ठा मालिक धनलाल उरांव द्वारा लेवी नहीं देने की वजह से उन्होंने उनके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद धनलाल की बाइक लेकर उग्रवादी चले गए। इसके बाद उग्रवादी कीता गांव में हरी साव के ईंट भट्ठे पर गए। यहाँ भी मजदूरों के साथ मारपीट की और मालिक को गोली मारने की धमकी दी। यहाँ से उग्रवादी रामपुर गाँव के ब्रिजेश साव के ईंट भट्ठे पर पहुंचे। यहाँ उग्रवादियों ने मजदूरों को धमकाया। इस दौरान उग्रवादी ने यहाँ फायरिंग भी की।
फायरिंग के दौरान रिवॉल्वर की स्प्रिंग फंस गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और मजदूर उग्रवादियों का पीछा करते ग्रामीणों को यह जानकारी मिली थी कि उनकी रिवॉल्वर में खराबी आ गई है। जतराटाड़ में ग्रामीणों ने उग्रवादियों को घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान 3 उग्रवादी मौके से भागने में सफल रहे। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने घायल अभय उर्फ किशोर नायक, अरविंद भूइया उर्फ पांडे, प्रसाद भूइया और पारस सिंह खेलवार को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तीनों उग्रवादियों को रात करीब 1 बजे CHC चंदवा पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह 6 बजे अभय उर्फ किशोर की मौत हो गई। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस बल बारी गांव के जतराटाड़ पहुंची थी। ग्रामीणों की पिटाई से घायल 3 उग्रवादियों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया था, जहां अभय की मौत हो गई। अरविंद भूइया और पारस सिंह खेरवार को इलाज के बाद लातेहार जेल भेज दिया गया। मंगलवार को सर्च अभियान के दौरान घटना स्थल से 1 पिस्तौल और 9 गोलियां बरामद की गई हैं। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।